हेलो एंड वेलकम टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो आज हम एनडीए का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनडीए का मैथ जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा और बाकी आप जो हमारी ऐप पे या हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं तो वहाँ से आप हमारे दूसरे कोर्सेज भी देख रहे होंगे। तो मैथ की क्लास मैं आपके साथ लेने वाला हूँ और अभी सबसे पहले लेक्चर में, सबसे पहली वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है, मैथ की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आपको कितना स्कोर दिला सकता है और कैसे मैथ को आगे लेके चलना है ताकि आपका एनडीए रिटर्न शॉर्ट क्लियर हो जाए। आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, 11th में है, 12th में है, अर्ली फेज ऑफ प्रिपरेशन में है या थोड़ा सा आपने एक अटेम्प्ट मिस कर दिया है तो उसमें है, हर तरीके से जो है आप इस कोर्स को देख सकते हैं। और मैं ये मान के चलूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 10th तक का मैथ आता होगा। ठीक है भाई, 10th तक का मैथ अपना फुल प्रूफ कर लो, उससे आगे की गारंटी मेरी है। ठीक है, फिर मेरे साथ साथ हम आगे जो है सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 सभी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मोहित बुरा है। आई हैव डन माय मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो अभी सिलेबस पे अगर आए उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि एनडीए रिटर्न जो है हमारा, एनडीए का जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक में आपका मैथ का पेपर होगा और एक आपका गेट का पेपर होगा। अगर इनकी दोनों की वेटेज की बात करें तो मैथ के पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स का है और उसका डबल आपका गेट का है 600 मार्क्स का। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके मैथ में 120 क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स, मतलब आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3। मतलब जैसे ही आपने 3 क्वेश्चंस गलत किए, ठीक है, आपने 3 क्वेश्चंस अगर गलत अटैम्प्ट किए तो आपका एक 4th क्वेश्चन जो आपने सही किया था उसके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है। काफ़ी हैवी हो जाती है जब नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में 1/4 है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम्स में आपको ज़्यादातर 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो गैस वर्क, ब्लाइंडली गैस ऐसे नहीं करें। ठीक है, लास्ट में जब हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे तब हम देखेंगे कि भाई कैसे स्मार्ट गैस किया जा सकता है। अगर हमें एक या दो ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है तो उन दोनों में से एक ऑप्शन कैसे चूज करना है, बट ऐसे ब्लाइंडली नहीं कि ए बी बी सी ऐसे, मतलब ये काम मत करना, अदरवाइज तुम्हारे नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। ठीक है, दूसरा, गेट में आपके पास 150 क्वेश्चंस है, वहाँ पे 4 मार्क्स जो है हर क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। वहाँ पे हर क्वेश्चन की वेटेज ज़्यादा है। सेम 1/3 नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे भी है। ठीक है, जब भी बच्चे है ना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उनको सबसे पहले टेंशन सिलेबस की नहीं होती कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। उनको पहले ये टेंशन हो जाती है इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी जाती है, मेरे को कितने कम से कम मार्क्स लेके आने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई सोचता ही नहीं है कि यार मैं मतलब इतनी मेहनत करूँगा कि मतलब मेरे को मिनिमम कट ऑफ की चिंता ही ना हो, मेरे को ये चिंता ही ना हो कि वैकेंसी कितनी है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए हम उसी को बता देता हूँ मैं कि मिनिमम क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितने इसकी मिनिमम जो अराउंड जो कट ऑफ रहती है, पिछले कुछ सालों में जो कट ऑफ रही है वो कहाँ पे रही है। अगर देखो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके दोनों ही पेपर में आपको 20 से 25% जो है मिनिमम मार्क्स इन ईच पेपर, मतलब 25% मार्क्स आपको मैथ में सिक्योर करने पड़ेंगे और 25% मार्क्स आपको गेट में भी सिक्योर करने पड़ेंगे। ये 25% फिक्स नहीं है, कभी कभी किसी ईयर में 20% इसको फिक्स कर दिया जाता है, कभी कभी 25% है। मैं लास्ट ईयर के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो 25% था वहाँ पे। ठीक है, अब आप ये देख लीजिए 300 का 25% कितना हुआ, 75 मार्क्स हो गए। और दूसरी साइड गेट के अगर देखें तो वहाँ पे 600 का 25% कितना हो गया, 150। यानी कि अगर आप मैथ में कम से कम 75 मार्क्स लेके आते हैं नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करके, मतलब वो सारे जो प्लस माइनस है वो करके, तो ही आपका दूसरा पेपर कंसिडर किया जाएगा। और सिमिलरली इन द अदर वे कि आप गेट में अगर कम से कम 150 मार्क्स लेते हैं तो आपका दूसरा पेपर जो है कंसिडर किया जाएगा और फिर आपकी ओवरऑल कट ऑफ आएगी। ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ कितने में से आएगी भाई, एक 300 का पेपर हो गया, दूसरा पेपर 600 का हो गया, तो टोटल वेटेज हमारे रिटर्न एग्जाम की कितनी हुई, 900 में से। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि रफली जो कट ऑफ रहती है पिछले 1-2 सालों में रही है, मैं उसका एवरेज बोलूँगा तो एनडीए फर्स्ट 2022 की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो दैट वाज 360 आउट ऑफ 900, मतलब लगभग 35-36 या 40% से कम ही है मतलब।
मतलब ये सोचिए कि सिर्फ 1/3 मार्क्स लेके आने हैं आपको। अगर एनडीए सेकेंड 2022 की बात करूं तो 316 थी कट ऑफ आउट ऑफ 900, मतलब ये भी लगभग जो है 34-35% के आसपास है। तो अब देखो, आप ये देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ है। और अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक जो है जेन्युइन आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं भाई कि ठीक है घर वालों ने कुछ प्रेशर दिया हुआ है, हम इसकी नहीं तो उसकी तैयारी करके देख लेते हैं। एनडीए उन्हीं का क्लियर होगा जिन्होंने सच्चे मन से एक सपना देखा है कि यार आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑफिसर बनना है, एनडीए में जाना है या नेवल एकेडमी में, इन दोनों में से एक में जाना ही जाना है। जिनका अकेला ये ड्रीम है ना फिलहाल, आई थिंक वही जो है कर सकते हैं क्लियर, ठीक है। और होना भी उन्हीं का चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी का तुक्का लग गया बस। और अगर किसी का एक आध का लग भी जाता है तो फिर वो एसएसबी में आ जाएंगे घेरे में, ठीक है। फिर उनको वहाँ पे जीटीओ वगैरह और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वहाँ पे उनको उनकी अच्छी क्लास लेंगे वहाँ पे, ठीक है, जो ऐसे तुक्के में चले जाते हैं एसएसबी में। तो चलो हम देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया की हमने बात कर ली, तो एक बार सिलेबस की भी बात हो जाए। भाई देखो, मैथ में जो सिलेबस है हमारा, एनडीए रिटन एग्जाम में जो हमारा फर्स्ट पेपर है, मैथ का पेपर है, उसमें जो मैथ का सिलेबस है वो आप ये मान लीजिए कि सीबीएसई स्कूल्स में जो 11th और 12th का जो सिलेबस है ना वो है। कुछ कुछ चीज़ें 10th से रिलेटेड है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हमारे रिलेटेड है वो किससे हैं, 11th और 12th के सिलेबस से हैं। और सीबीएसई स्कूल्स में कौन सी बुक्स फॉलो होती है, एनसीईआरटी। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, और मैं भी आपको सबसे पहले जो बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा वो एनसीईआरटी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए करवाऊंगा, ठीक है। हमने अपना कोर्स 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। अगर इसको एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स में देखें तो इसमें कुछ लेक्चर्स होने वाले हैं जो बेसिक टॉपिक्स के लिए होंगे, और कुछ लेक्चर्स ऐसे होने वाले हैं जो एडवांस सेक्शन के होंगे, ठीक है। बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, भाई बेसिक्स में ऐसे ऐसे चैप्टर्स को इंक्लूड कर लेते हैं या ऐसे ऐसे कंसेप्ट को इंक्लूड कर लेते हैं जो अलग से तो टॉपिक है ही, बल्कि उनके जो फंडामेंटल्स है वो दूसरे चैप्टर्स में भी काम आने वाले हैं। और एडवांस में क्या है भाई, एडवांस में थोड़े से हायर एंड वाले जो 12th क्लास वाले जो टॉपिक है मैथ्स के वो रख लिए हमने, ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब। अब वो तभी आप पढ़ सकते हैं या तभी समझ सकते हैं जब आपका बेसिक वाले सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, ठीक है। अगर आपने बेसिक वाले एक भी मिस किया ना तो उतनी ही प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं कि आपको वो एडवांस वाले टॉपिक समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली एडवांस वाला जो है पोर्शन फॉलो करना चाहते हैं तो इट इज़ अप टू यू, बट आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा अपने लिए कि हाँ मैं बेसिक, मेरे को हर एंगल से, हर कॉर्नर से मेरे को बेसिक्स आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि बेसिक्स जो है हमारे, या जिसको हम फंडामेंटल्स बोल सकते हैं, फंडामेंटल्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के या टॉपिक्स के नाम लिखे हैं और वो थोड़े से ग्रीन में हाईलाइटेड है। ग्रीन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये थोड़े से ईजियर साइड है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें आराम से समझ में आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आप जेन्युइनली एफर्ट लगा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन पढ़े और फिर देख लिया ऐप खोल के या यूट्यूब पे चले गए या कहीं पे भी चले गए, ठीक है। रेगुलर अपना एक रूटीन सेट करना है कि हाँ अपना एक टारगेट बना लिया। अगर आपको अपना शेड्यूल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके लिए भी हेल्प करेंगे आपको कि आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है पर डे के हिसाब से, पर वीक के आपके क्या क्या टारगेट होंगे, ठीक है। तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो ग्रीन में जो चैप्टर हैं, जैसे सेट चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इनइक्वालिटीज है, एपी जीपी एचपी। एपी आपने 10th में ही पढ़ी होगी, 11th में जो मैथ पढ़ चुके हैं बच्चे या जो भी पढ़ रहे हैं या जो पढ़ने वाले हैं वो जीपी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ सीरीज भी है, सीरीज मैंने थोड़ा सा येलो में हाईलाइट किया है क्योंकि सीबीएसई ने पिछले 3-4 साल से ये टॉपिक कट किया हुआ है, ठीक है। तो 11th में जिन्होंने मैथ पढ़ भी लिया होगा तो उन्होंने शायद सीरीज नहीं पढ़ी होगी, तो हम उसको भी कवर करेंगे क्योंकि वो हमारे एनडीए के सिलेबस में है। तो ये आप ग्रीन वाले टॉपिक से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। मैंने हर टॉपिक के ब्रैकेट में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे सेट के ब्रैकेट में मैंने ये 02 लिखा हुआ है। तो इस 02 का मतलब क्या है, देखो ये नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चंस लिखे हैं। मैंने पिछले 4-5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो एनालाइज किया और उसमें ऑन एन एवरेज हर टॉपिक से जो मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। 0 का मतलब ये है कि कभी कभी सेट में से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आया ही नहीं, और 2 का मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम अगर उसमें कभी क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2 या कभी कभी 3 भी हैं। बट आजकल सेट चैप्टर की वेटेज थोड़ी सी कम है क्योंकि सेट के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, बट सेट
ऐसा टॉपिक है जिसके कंसेप्ट आने वाले हर टॉपिक में जो है यूज होंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है। 11th क्लास में जिन्होंने मैथ पढ़ा है उनका भी सबसे पहला टॉपिक सेट ही रहा होगा एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, इसके काफ़ी वेटेज है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, 3 से कम क्वेश्चन मैंने नहीं देखे किसी भी एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूं तो 6-7 क्वेश्चन भी चले जाते हैं। 6 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम 6 हैं, किसी किसी पेपर में 8-9 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा रियल लाइफ से हम जोड़ सकते हैं। और ये चैप्टर तो ऐसा है कि आजकल नॉट ओनली इन एनडीए बल्कि एसएससी, यूपीएससी का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव वाला जो एग्जाम होता है पेपर 2, ठीक है, बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे भी मैथ का सिलेबस है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस वहाँ आने लगे हैं, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी कम नहीं है। आप देख सकते हैं कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक किसी भी किसी भी मैथ के पेपर में, एनडीए के पेपर में, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है, 9th क्लास से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते आ रहे हैं अगर आप सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। और हर बार लास्ट चैप्टर आपका क्या होता है 9th क्लास से लेके, प्रोबेबिलिटी होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपका फेवरेट भी होता है बहुत बच्चों का, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी 12th वाली प्रोबेबिलिटी जो है वो टेढ़ी है, ठीक है, बट उसको हम आराम से कवर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ है, ये 11th क्लास का टॉपिक है। फिर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं कहूँगा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ तक जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये थोड़े ईजियर साइड पे हैं, इनको आप जल्दी भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं भी कवर करने, आपको लगता है कि नहीं ये हमें अच्छे से आते हैं, तो आप डायरेक्टली एडवांस सेक्शन पे भी आ सकते हैं, ठीक है। बट मैं ये चाहूँगा कि देखो, हर किसी की नॉलेज में ना थोड़े से गैप्स जरूर होते हैं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ पे कोई एक्सरसाइज मिस होगी, कोई कंसेप्ट मिस हो गया होगा, या आपने कोई बुक से या कहीं किसी और सोर्स से आपने अगर एनडीए की अभी तक प्रिपरेशन की है, तो मैं ये मानता हूँ कि नॉलेज में कहीं ना कहीं गैप जरूर होता है। भाई मेरी नॉलेज में भी गैप हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को आज मतलब मैथ की फुल कंप्लीट नॉलेज है। तो एक बार अगर आप देख भी लेंगे तो आपको कोई लॉस तो होगा नहीं, आपको फ़ायदा ही होगा कि अच्छा हाँ यार ये चीज़ आती थी बट रिवाइज हो गई, और ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी या शायद कहीं और नहीं पढ़ी थी और ये भी कवर हो गई मेरी, ठीक है। तो यहाँ तक के आप देख लीजिए ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बट ये ईजियर है। अब इससे आगे बात कर लेते हैं, इससे आगे ये कुछ टॉपिक्स हैं, ज़्यादातर ये जो है हमारे 12th क्लास वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसमें रिलेशंस है, फंक्शंस हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री से मतलब मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसको ट्रिग्नोमेट्री से मतलब ये हो कि यार मेरा तो फेवरेट टॉपिक है ये, सबको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से। हाँ, 10th में वो हाइट्स एंड डिस्टेंसेज वाला चैप्टर आया था, उससे थोड़े बहुत बच्चे कहते हैं कि यार ठीक है वो ईजियर है, और उसके क्वेश्चन एनडीए में भी आते हैं। अगेन उतने एनसीईआरटी लेवल के इसी तो नहीं आते हैं, थोड़े से हाई लेवल आते हैं, बट ईजी होता है वो भी, ठीक है। एक बार सभी फॉर्मूले इसको देख लेंगे, कैसे देख लेंगे, ट्री का एंगल क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन क्या बन रहा है, ये सब। बट आप किसी भी टॉपिक को छोड़ने का मत सोचना, ठीक है। पेपर के लास्ट डे तक आप कोशिश करो कि आप अपनी तरफ से 100% देंगे, ठीक है, और हर टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट या ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जिसमें कैलिबर नहीं होता कि यार मैथ मेरे लिए बना नहीं है, नहीं, वो बच्चे मतलब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो बच्चे मैथ को रेगुलर पढ़ते नहीं है जो ऐसा बोलते हैं कि मेरे को मैथ फोबिया है या फिर मैथ मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं तो लैंग्वेजेस वाले सब्जेक्ट के लिए हूँ या ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट के लिए बना हूँ, कॉमर्स के लिए बना हूँ। नहीं, मतलब उन्होंने मैथ अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, और इसका कोई भी कारण हो सकता है, अच्छी बुक नहीं मिली, अच्छे मेंटर्स नहीं मिले, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, व्हाटएवर। बट आज से अगर आपका एनडीए ड्रीम है तो मैथ आपके लिए एसेंशियल है, मैथ के बिना आप एनडीए में नहीं जा पाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और किसी भी टॉपिक को आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम बात कर रहे होंगे ना, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने हैं, किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम करना है। वो लास्ट डे के लिए वो बात छोड़ दो कि कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि 120 के 120 क्वेश्चन हमें नहीं करने होते। मैंने आपको बताया कि 1/3 के आसपास जो है हमारी कट ऑफ रहती है, 900 में से 300 कुछ हमारी कट ऑफ रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब भाई
बात आ जाती है कि ठीक है, हमने मिनिमम स्कोर जान लिया, कितना हमें अचीव करना है, हमने सिलेबस जान लिया कि कौन सा बेसिक पोर्शन है, कौन सा एडवांस पोर्शन है, इसको भी कर लेंगे, हम एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। बात आ जाती है कि मैथ के पेपर को फिर कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पे तीन सजेशंस हैं। सबसे पहला सजेशन ये है, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है, कितने भी बेस्ट टीचर, कितने भी बेस्ट सोर्स से आप सिर्फ रीडिंग करते रहिए, सुनते रहिए मैथ को, आपको नहीं आएगा। ठीक है, बहुत धुरंधर बच्चे भी होंगे कि मैं तो सिर्फ मैथ को सुन के और सो जाऊंगा और मेरा मैथ हो गया, नहीं होगा। ठीक है, वो अगले दिन 1-2 दिन वो उन क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन अगर मैं 10 दिन बाद उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए के लेवल का क्वेश्चन दूंगा ना, तो अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की तो आई एम नॉट श्योर कि वे सारे के सारे क्वेश्चन सही कर देंगे। और अगर सारे के सारे सही नहीं कर रहे हैं तो फिर यानी कि वो नेगेटिव में जाएंगे। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। ठीक है, या तो बिल्कुल ही छोड़ दो, या फिर अगर करना है तो उसको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है। यार मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, वो नोटबुक्स भर देते हैं मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर करके। ठीक है, तो वो ठान लो अपने मन में कि हाँ मैथ करेंगे तो पेन हाथ में लेके और पेन से लिखते लिखते करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। और प्रैक्टिस में जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो है PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। मान लो आपने मेरे साथ या किसी और के साथ भी आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिया, एनसीईआरटी आपने सोल्व कर ली एक बार और, ठीक है, आपने कोई दूसरे क्वेश्चन बैंक लगा लिए, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व नहीं किए तब भी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है कि आपका जो है पेपर अच्छा जाएगा। इसका कारण ये है भाई, देखो अगर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या मैं कोई आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो वो मेरी मेंटेलिटी है ना कि मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे हो तो जिसने वो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है ना कि उसने वो क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया है और उसने वो ऑप्शंस किस तरीके से डिजाइन किए। सेम क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं, इजी बनाने के लिए भी, डिफिकल्ट बनाने के लिए भी। मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक रखते हुए उसके ऑप्शंस इजी वे में भी सेट किए जा सकते हैं, उसके ऑप्शंस डिफिकल्ट वे में भी सेट किए जा सकते हैं। तो आप एनडीए का पेपर देने जा रहे हो तो एनडीए का पेपर जो लोग सेट करते हैं, जो उनकी टीम है, उनकी मेंटेलिटी समझनी पड़ेगी ना आपको। तो उनकी मेंटेलिटी कैसे समझ में आएगी? उनके प्रोवाइडेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। भाई इतने सालों से जब वो क्वेश्चन बना रहे हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। देखो जो एनडीए का क्वेश्चन बना रहे हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, वो चैट जीपीटी वगैरह से क्वेश्चन नहीं ढूंढ के लेके आ रहे हैं कि हाँ एनडीए के लिए 120 क्वेश्चन छाप दो, हमें पेपर सेट करना है। वहाँ पे उनके अच्छे वेल क्वालिफाइड रिसर्चर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी ह्यूमन बींग्स है। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होंगे, प्रोफेसर होंगे, पीएचडी कर रखी होगी उन्होंने। ठीक है, बट उनके क्वेश्चन बनाते टाइम कुछ मेंटेलिटी काम कर रही होगी एट द बैक एंड कि हाँ हमें 12th क्लास वाले बच्चों का, 12th अपीयरिंग या 12th पास आउट वाले बच्चों का टेस्ट लेना है। उनका आईक्यू समझते हुए ही, आपके आईक्यू के लेवल को टारगेट करते हुए ही क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो आपको भी उनकी मेंटेलिटी समझनी है कि यार इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया तो इसके गलत वाले ऑप्शन क्यों डिज़ाइन किए, किस तरीके से गलत वाले ऑप्शन डिजाइन किए। बहुत बार आपने क्वेश्चन अगर सोल्व किए हैं तो आपने ये देखा होगा कि अक्सर जो हम छोटी सी मिस्टेक से या हाफ नॉलेज की वजह से या फॉर्मूले में कुछ प्लस माइनस होने की वजह से एक गलत आंसर आ जाता है और वो गलत आंसर ऑप्शंस में होता है। तो यानी कि उस पेपर सेटर को पता था कि आप ये वाली गलती कर सकते हैं और इससे ये आंसर आएगा, और वो भी उसने ऑप्शन में रखा। ठीक है, तो जब उसको मल्टीपल चीज़ें पता हैं तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि हाँ मतलब हम उनकी मेंटेलिटी तभी समझ पाएंगे जब हम उनके प्रोवाइडेड प्रीवियस ईयर पेपर्स को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे मेन कंपोनेंट है आपकी तैयारी में, ये चाहे मैथ के लिए हो चाहे गेट के लिए हो। ठीक है, इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ एनडीए नहीं बल्कि यूपीएससी जो भी एग्जाम्स लेती है ना, अगर आपको उसका एग्जाम को समझना है अच्छे से तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सिर्फ पढ़ना नहीं, स्टडी करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको है ना थोड़े टाइम बाद ये याद होना चाहिए, अच्छा ये क्वेश्चन उस ईयर में आया था और उसके ये ऑप्शन गलत थे और ये ऑप्शन सही था। ये ऐसा होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, सेकंड चीज़ जो है वो है कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी ये है कि आपने आज से ठाना है कि एनडीए करनी है, आपने अपने लिए एक ड्रीम देखा है, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए, खुद को प्राउड फील कराने के लिए अगर आपने एक ड्रीम देखा है तो यानी कि उसके लिए आपको कंसिस्टेंट और डिटर्मिनेट रहना पड़ेगा। डेली आपको जो है अपने टास्क पूरे करने पड़ेंगे। हो सकता है कभी कभी किसी इमरजेंसी के कारण, हेल्थ इमरजेंसी के कारण या फैमिली इमरजेंसी के कारण आपको 1-2 दिन का बैकलॉग हो जाए, बट फिर आप
जैसे ही उस सिचुएशन से निकलते हैं तो आपका सबसे पहला टारगेट ये होगा कि मेरे को विद इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम मेरे को ये अपना बैकलॉग भी कवर करना है और आगे का जो शेड्यूल था वो एज इट इज़ फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज़ है कंसिस्टेंसी। दूसरा ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, फिर 4-5 दिन की छुट्टी पे कहीं मामा बुआ के घूमने चले गए। ठीक है भाई, 6 महीने की बात है, 6 महीने में एनडीए एग्ज़ाम आ जाएगा आपका। ठीक है, 6 महीने तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, उससे कम ही टाइम होगा शायद आपके पास जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो बस अगले एग्ज़ाम की डेट देख लो जिस दिन एनडीए का एग्ज़ाम आने वाला है, और उस डेट तक अपना फ़ोन, अपनी सोशल मीडिया सब कुछ हटा दो। ठीक है, और सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस रखो, अपने ड्रीम पे। आपका ड्रीम क्या है? ठीक है, आपके ड्रीम का अचीव करने, आपकी जो सक्सेस है उसको अचीव करने के बाद जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, वो किसी को नहीं होगा, सिर्फ आपको होगा। आपके पेरेंट्स को भी फ़ायदा नहीं होगा, आपके पेरेंट्स को सिर्फ प्राउड होगा कि हाँ हमारे बच्चे ने ये करके दिखा दिया। ठीक है, अदरवाइज उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपसे। ठीक है भाई, आप तो आर्मी एयरफोर्स में अपनी लाइफ एंजॉय करोगे, हो सकता है आप उनके साथ रह पाओ, नहीं रह पाओ, आप तो देश दुनिया घूमोगे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी में अपनी ड्यूटी दे रहे होगे, तो उनको क्या फ़ायदा होगा? पेरेंट्स तो ये चाहेंगे ना कि यार हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, नहीं, उनको प्राउड फील होगा। ठीक है, तो शायद उसी प्राउड को फील कराने के लिए या अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए आपने ये एम देखा होगा, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी, अपनी गारंटी आपको ही करनी है। ठीक है, कोई अब आपको बताने नहीं आने वाला कि यार ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, और तीसरी मैं इसी में आ गई हमारी रेगुलरिटी। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कहता हूँ, मैथ के एंगल से, मैथ के लिए आपका ये होमवर्क मान लो अभी के अभी कि आप पिछले जो भी लेटेस्ट 2 क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, आप जिस भी टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे लास्ट वाले जो भी 2 क्वेश्चन पेपर हैं, 2023 है, 22 है, जो भी है, ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन पेपर यूपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लो। ठीक है, और उन दोनों क्वेश्चन पेपर को, एक एक क्वेश्चन पेपर को एक बार स्टडी करो। स्टडी करने को कहा है मैंने, रीड करने को नहीं कहा मैंने। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हाँ क्वेश्चन देख लिया, ये देख लिया कि कौन से चैप्टर से आए हुए हैं। ठीक है, आपको 1, 2, 3 कोई चैप्टर तो आता होगा ना। मान लो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन ढूंढिए उसमें और देखिए कि क्या पूछा हुआ है। एनसीईआरटी जो हमने स्कूल में पढ़ी है उसमें कितना दिया हुआ है। ठीक है, सेट आपको, प्रोबेबिलिटी अगर आपको आती है तो आप देखिए उसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ समझिए कि हाँ एनसीईआरटी में कितना है, यहाँ पे कितना पूछा हुआ है, और मेरा नॉलेज गैप कितना है। आपका नॉलेज गैप आप ही तो बता सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता कि कितना एक्सपेक्टेड है और आप कितने में हैं। वो बोलते हैं ना कितने पानी में हो, तो कितने पानी में हो आप ही बता सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। ठीक है, सब बोलते हैं कि मैं इसको जानता हूँ, कितना टैलेंटेड है, कितना नहीं है। नहीं, सबसे बेस्ट जो है आप खुद का एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ मेरे को इतना आता है और इतना मेरे को अचीव करना है। तो ये आप काम कर लीजिए कि 2 क्वेश्चन पेपर, 2 नहीं तो चलो 1 ही मान लो, 1 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसको अच्छे से स्टडी करो कि हाँ अब अगले इतने टाइम, बचे हुए टाइम में मेरे को ये इतना अचीव करना है कि मेरा ये यहाँ इस पेपर में मेरा स्कोर जो है बेस्ट आए। ठीक है, तो चलो भाई इस वीडियो को एंड करते टाइम यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, कि आपने एनडीए का ड्रीम देखा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है आप 12th पास वाली स्टेज में हो, 12th अपीयरिंग में हो, 11th अपीयरिंग में हो, या 10th जस्ट अभी आपने क्रॉस की हो। ठीक है, किसी भी स्टेज पे आप हो, ये जो सीरीज़ है ये सबके लिए बनी है। ठीक है, ये टाइमलाइन आप अपनी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको जल्दी देखनी है, कैसे देखनी है, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, मेरा काम रहेगा कि मैं आपको एनडीए मैथ से रिलेटेड जो जितना रिक्वायर्ड मटेरियल है, जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, लर्निंग है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सीखना नहीं सीखना दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो ठीक है, अब मेरी साइड से ऑल द बेस्ट। बस वही बात है कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर किसी की नहीं सुननी है, खुद की भी नहीं सुननी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी डिटरमिन्ड। थैंक यू।